समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा इन्हें अपना अभिवादन पेश करता हूँ। इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आपके हमारे नेता बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। आज नागपुर जिले की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय ज्योति शेणे जी, जनरल सेक्रेटरी सम्माननीय मंगेश ठाकरे जी, महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव सम्माननीय कोचे साहब और जिनकी 26 तारीख को हमारी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी में जिनका पदार्पण हुआ, ऐसे नवनियुक्त महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव एवं पूरे महाराष्ट्र के अंदर गोवारी माना समाज की भाईचारा को जोड़ने के लिए जिनको लगाया गया है, ऐसे भगवान धोंडे साहब, उसी के साथ साथ सम्माननीय विवेक खाड़के साहब, सम्माननीय पतु मानके जी जिन्हें जोन इंचार्ज के रूप में मैंने लगाया है, अभी अभी जिनका पार्टी में प्रवेश हुआ, ऐसे रविभाऊ शेंडे जी, सम्माननीय सुमित चौहान जी, हमारे गुरु जी मेश्राम जी, इस जिला के अध्यक्ष सम्माननीय लाजवाब साहब, इस जिला के प्रभारी सम्माननीय राजकुमार गोटकर जी, महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी सम्माननीय उत्तम शिंदे जी, इस जिला के कोषाध्यक्ष सम्माननीय मेश्राम जी, इस जिला के महासचिव सम्माननीय मेश्राम जी, जिला के प्रभारी अनिल भाऊ, इस नागपुर महानगर पालिका के गठ नेता रहे सम्माननीय जितेंद्र जी जोड़ेश्वर साहब, हमारे ओबीसी समाज के साथी संजय भाऊ, सोमपुर जी, हमारी ताई, सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, अभी अभी आप लोगों के बीच में हमारे पुराने साथियों ने दोबारा पार्टी में प्रवेश किया, जिनमें से रवि शेंडे साहब काफ़ी सीनियर साथी हैं, हमारे विजय मेश्राम जी काफ़ी सीनियर साथी हैं, आरटी मानके साहब हमारे तो मित्र रहे, बाहर भी गए थे तो भी मित्रता थी, भगवान जी हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब अपने लोगों की दोबारा घर वापसी होती है तो जरा जोश आ जाता है, काम करने की इच्छा भी होती है कि भाई नहीं अभी और कुछ हम कर दिखाएंगे। और ऐसे समय में उनका पार्टी के अंदर एंट्री हुआ जब महानगर पालिका के इलेक्शन सामने और मिनी मंत्रालय जिसको कहते हैं, जिला परिषद पंचायत समिति के इलेक्शन भी हमारे सामने, और इनके जोश को पर्टिकुलरली हमारे भगवान जी हैं, हमारे साथी हैं, इनके जोश को देखकर मेरा भी जोश विपरीत हो गया। और उस दिन की जो प्रेस है, उस प्रेस का मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर उसका कॉग्निजेंस लिया है। महाराष्ट्र पूरे देश के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सम्माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, इनके सुपुत्र, इनके पूरे देश के अंदर कई लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस बात को छापा और फेसबुक पे कई लाखों लोगों ने उसको शेयर भी किया और उसको लाइक किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी बड़े पैमाने के ऊपर सेंट्रल लेवल पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और बड़ा अच्छा लगा उनको भी, हमारे सेंट्रल लीडरशिप को भी, कि नहीं महाराष्ट्र के अंदर अच्छा काम हो रहा है। तो मैं आप सभी साथियों का अपनी दिल की गहराई से आपका स्वागत करता हूं, इस पार्टी के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अभी 2 इलेक्शन हमारे सामने हैं। अभी अभी 19 तारीख को बहन जी ने हमें बुलाया था और 7 स्टेट के लोगों को बुलाया था और लंबा चौड़ा 2 घंटे का हमारा कैडर लिया। अभी अभी कुछ लोग रिपोर्टिंग करते करते कह रहे थे, अच्छे सीनियर साथी, कि हमारा फलाना फॉर्म रिजेक्ट हो गया, कह रहे थे, अभी भी कह रहे थे कुछ लोग कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है।
बहन जी ने कहा कि आज तक बहुजन समाज पार्टी का फॉर्म कभी रिजेक्ट होता है ऐसा देखा नहीं गया है। और मैं जब से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूं 1991 से, मैंने जितने भी फॉर्म वर्धा जिले के अंदर, चाहे लोकसभा हो, विधानसभाएं हो, नगर परिषद हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, आज तक सारे फॉर्म मेरे हैंडराइटिंग में लिखे गए और सिंगल फॉर्म आज तक कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, खासदार से लेकर तो आमदार तक। इस बार की बात भी मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 16 तारीख को, 17 को आखिरी दिन था, 16 को मैं आर्मी में पहुंचा पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके, और आर्मी में भी नगर परिषद के इलेक्शन चल रहे थे और मैंने देखा कि कितने फॉर्म भरे। मैंने पूछा वहां के हमारे साथियों को, कहा कि भाई हमारी तैयारी चालू है लेकिन अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा भाई आज का ही दिन है, मैं सवेरे 9 बजे पहुंचा। कि मैं आप लोगों को सच्चे बता रहा हूँ, जिनके फॉर्म रिजेक्ट हुए उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए, ऐसा रिपोर्ट मेरे पास में। अब पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाड़ा, थाना में भी नगर परिषद के इलेक्शन वहां पर होता है, तो मुझे एक बार का समझ में आ जाता है, क्योंकि पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके पहले कभी लड़ाया नहीं उधर, किसी प्रदेश अध्यक्ष ने नहीं लड़ा है। मैं पहला प्रदेश अध्यक्ष हूँ जिन्होंने इस बार 2000 फॉर्म बांटे, ईपी फॉर्म 2000 ईपी फॉर्म, और रत्नागिरी से लेकर तो गढ़चिरौली तक और धुलिया से लेकर तो इधर आपके नांदेड़ तक हमने इस बार फॉर्म ईपी फॉर्म लगाए और कैंडिडेट को लड़ाने का काम। साथियों 9 बजे मैं घर में पहुंचा बिना मुंह धोए, क्योंकि रात भर गाड़ी से चला था। तो हमारे साथियों ने कहा कि कोई फॉर्म भरा ही नहीं गया है, क्योंकि कुछ लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नोटिस नहीं आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम। हमने कहा ठीक है, आप उनको बुला लो, फॉर्म्स बुला कुछ रहे। ये सारे फॉर्म्स 1 बजे तक विदाउट खाना खाए, रात के 1:30 बजे हम लोगों ने खाना खाया और सवेरे 8 फॉर्म हमने सबमिट किए, जिसमें 1 अध्यक्ष और 7 कैंडिडेट होने लगा और एक भी सिंगल फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे अच्छे अच्छे साथियों का फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। ये बहुत क्या कहते हैं उसको, भी स्टडी करने का विषय है। अब उधर होता था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन विदर्भ के अंदर जहां सबसे ज्यादा मूवमेंट चलती है, बहन जी ने उस दिन कहा कि हमें दोबारा DS4 के जमाने का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहन जी के पास भी ये रिपोर्ट गई कि कई फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, विड्रॉ हो जाते हैं, कट जाते हैं, यहां तक कि बूथ लगाने के लिए भी हमें पैसा देके लोगों को बिठाना पड़ता है। बहन जी ने कुछ दिन कहा कि आपको DS4 के जमाने का कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। DS4 के जमाने में हमारा कार्यकर्ता खुद फॉर्म भरता था। अब हमारे पुराने साथी है, क्यों सर, खुद भरते थे ना। हाँ सही है, अपने हाथों से भरते थे, कोई वकील लगाते थे हम लोग, कभी वकील नहीं लगाया। आजकल वकील लगाते हैं और आपको मालूम है बहुत ज्यादा रिजेक्शन कैसे हुआ, सूचक की सिग्नेचर नहीं है। अभी मैं जाके आया हूँ मुंबई, बहुत सारे लोगों का रिपोर्टिंग लिया कि जो छुटपुट 1-2 केसेस हुई हैं, रिजेक्शन हुआ है, तो क्या रीजन है, सूचक की सिग्नेचर नहीं। बताइए, सूचक तो सबसे अहम रिस्पॉन्स ये है ना, उसका जो क्राइटेरिया है, सूचक नहीं होगा तो फॉर्म आपका स्टार्ट होगा क्या। अब हमारे लोगों को इतना भी नहीं समझता, कभी कभी मुझे शक आता है कि वो सही मायने में लड़ाना चाहते हैं या और कुछ। तो साथियों, ये मैं इसलिए आपको बताया कि ये फीडबैक मुझे मिला पूरे महाराष्ट्र। अब मुझे नहीं लग रहा था कि नागपुर के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन कुछ सच को कहा कि यहाँ पे रिजेक्ट हुए और 1-2 विड्रॉ भी हुए एक आध जगह पे। हलदार साहब के सख्त आदेश थे कि जहां आपको विश्वास नहीं है कि लोग वहां पर अपना फॉर्म रख सकते हैं, वहां पर कैंडिडेट को नहीं लड़ाना, क्योंकि जहां विड्रॉ होता है वहां पार्टी का सबसे ज्यादा बदनाम होता है। लेकिन फिर आप लोगों ने जैसा भी किया, रिजल्ट आने वाले 21 को है, इसलिए उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे विदर्भ के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कल बहन जी ने
ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर भाई जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो चर्चा चल रही है एसआईआर को लेकर और नई जो इलेक्शन पॉलिसी है उसको लेकर, तो हमारे पार्टी के तरफ से हमने वहां बताया है कि ईवीएम को आप खत्म करिए। यदि आप ईवीएम को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ईवीएम के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई देती है, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ईवीएम के माध्यम से आपके वोटों को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इसलिए बहन जी ने ये डिमांड किया है पार्लियामेंट्री कमेटी से, और वहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर चर्चा की गई हमारे माध्यम से सम्माननीय रामजी गौतम साहब ने वहाँ पे बात रखी, तो उन्होंने डिमांड किया है कि यदि आप ईवीएम को आप खत्म नहीं कर सकते हैं तो आपने ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट को लगाना चाहिए, और वीवीपैट के अंदर से जितने भी रिसीट्स आती हैं उस रिसीट को भी आपने गिनना चाहिए, उस रिसीट को भी आपने गिनना चाहिए, जिससे कि ये ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि आपने कोई उसके अंदर कोई खेल नहीं खेला। गवर्नमेंट का कहना है कि उस यदि वीवीपैट के रिसीट को हम गिनते हैं तो बहुत ज्यादा समय लग जाए। राइट जी ने उसके ऊपर कहा कि समय जाए जितना भी लगे, यदि हम 1 महीने का समय इलेक्शन प्रोसेस को देते हैं तो 1-2 दिन इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो काउंटिंग होता है उसको देने में कोई हर्ज नहीं। इसलिए साथियों, बहन जी भी पूरी तरीके से ईवीएम के खिलाफ है और हम डिमांड कर रहे हैं कभी ना कभी, आज ना कल इसके अंदर बदलाव आएगा। लेकिन अभी 3 तारीख को काउंटिंग होने वाली थी, अब 21 तारीख को काउंटिंग होगी। अब इसके बीच में कुछ हुआ तो इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इन चीजों को देखते हुए आने वाले दिनों में अभी नागपुर के अंदर 151 सीटों के लिए इलेक्शन होने जा रहा है महानगर पालिका, और मुझे लगता है कि महानगर पालिका का इलेक्शन पहले होगा, उसके बाद जिला परिषद पंचायत समिति का इलेक्शन होगा। तो जितने भी हमारे साथी हैं बाहर के भी इवन, क्योंकि हम लोगों ने इस बार तय किया है, इसके पहले तो नारा लगाते थे महापौर बनाओ महापौर बनाओ महापौर बनाओ, अभियान बहुत दिनों तक चला, बहुत बार हमारा महापौर अभियान चलाते रहे, हम बार इलेक्शन आए बार चलाते रहे, लेकिन महापौर हम नहीं बना पाए। इस बार साथियों हमने कमर कस ली कि इस बार हम महापौर जरूर बनाएंगे, और इसलिए ऐसे कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा जो सही में जीतने वाले हैं। आपके लिए इच्छुक उम्मीदवारों के फॉर्म मैंने रखे हैं, और मैंने एक बात आपको बोली कि इस बार मैं सर्वे करूंगा, जहां से ज्यादा अपेक्षा है, जैसे नागपुर, उत्तर नागपुर से हमें बहुत ज्यादा अपेक्षा है कि भाई यहाँ पर हम 16 से 18 के बीच में अपने कैंडिडेट्स निकाल सकते, और कई लोगों ने फॉर्म भी भरे हैं, कई लोग डिमांड भी कर रहे हैं, कई हमारे 10 हमारे सिटिंग कैंडिडेट्स लगभग 25 सेकंड पे थे ना, पिछले बार लगभग 22 सेकंड पर थे। तो साथियों, हम लोगों ने एक अपनी रणनीति बनाई, उस रणनीति के तहत अच्छे से अच्छे चेहरे को हम उतारेंगे। अब सवाल यह है कि एक सीट के लिए 10-10, 12-12 उम्मीदवार हैं, और उत्तर नागपुर में ज्यादा है, बाकी जगह पे कम है, दिखाई नहीं देते। जैसे पश्चिम हो गया, मध्य हो गया, अभी मध्य की ताकत बढ़ जाएगी हमारे दोनों साथी आने के कारण, रोही भाऊ आने के कारण पूरे नागपुर की ताकत बढ़ जाएगी, मुंडे साहब आने के कारण पूरे विदर्भ की ताकत बढ़ जाएगी, और हमारे गुरुजी आने के कारण तो आप सब जानते हो विद्यार्थियों की ताकत बढ़ेगी, सबकी ताकत बढ़ने वाली। ऐसे स्थिति में यदि एक जगह पर एक सीट के लिए यदि 4-5 लोग आए और देना तो एक को ही है, तो 4 लोग नाराज हो जाते हैं, आप भी जानते हो, 4 लोग नाराज हो जाते हैं, और फिर नाराजी में वो नेगेटिव प्रचार ज्यादा करते हैं। वो फिर भूल जाते हैं कि हमारी पार्टी है, वो ये भूल जाते हैं कि पार्टी मेरी है, इसको जीतना चाहिए। लेकिन एखादे कैंडिडेट को यदि सीट नहीं मिला तो हमने इस बार, इसके पहले देखा है कि वो टोटली नेगेटिव होता है, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो या खासदार का इलेक्शन हो, हमने इस बात को देखा। इसलिए ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई गुंजाइश इस बार हम नहीं रखना चाहते, इसलिए इंडिपेंडेंट सर्वे करने के लिए मैंने लगाया है।
आपके बीच में वो साथी बैठा भी है, मैं आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा। और बाहर की एजेंसी है, वो आपके वार्ड में जाएंगे, 500-1000 लोगों से बात करेंगे, उसका रिटर्न में सर्वे होगा। लेकिन सर्वे तो उन लोगों का होगा जिनका फॉर्म भरा जाएगा। अब उनको क्या मालूम किसका सर्वे करना है? भाई सर्वे उन लोगों का करना चाहता हूँ जैसे 1 2 3 4 4 लोग एक सीट के लिए है, तो उनके पास मैं ये दूंगा कि भाई ये 4 लोग हैं, आप समाज में जाके पूछो कि इस 4 में से कौन सबसे अव्वल रहेगा, और जो अव्वल रहेगा उनके साथ हम सारे पदाधिकारी बैठकर विधानसभा की कमेटी भी बैठेगी, विधानसभा में हमने ये कमेटी भी बनाई है, उस कमेटी के माध्यम से भी वो फॉर्म देंगे होंगे। सभी लोगों को कलेक्टिवली पूछा जाएगा, किसी एक का काम नहीं होगा, कोई अकेला आदमी डिसीजन नहीं लेगा, कलेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा। इसके बाद ये सर्वे होने के बाद मैं बामसेट के लोगों का भी सर्वे करवाने वाला हूँ। हमारे जो बामसेट के साथी यहाँ लगे हुए हैं, सेक्टर लेवल तक आपके उत्तर नागपुर में, नागपुर के अंदर हमारी बामसेट पहुंच चुकी है। आपको मालूम है नहीं मालूम वो बात अलग है। तो बामसेट भी अपना सेपरेट रिपोर्ट देगी, क्योंकि बामसेट को तो क्योंकि उनको तो लड़ना नहीं है, उनको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को जिताना, तो उनका भी सर्वे होगा। और ये दोनों सर्वे के बाद यहाँ के सीनियर पदाधिकारियों के साथ, यहाँ के पदाधिकारी और दूसरे विधानसभा के पदाधिकारियों के साथ बात करके ही हम कोई निर्णय लेंगे। लेकिन साथियों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है लड़ने के लिए, मैं उन साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो कृपया इच्छुक उम्मीदवारी का फॉर्म भर दे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि लगभग 15 तारीख के बाद 16 तारीख से, क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, 16-17 तारीख से लगभग 20-22 ऐसा सुन रहे हैं, 16 भी लग सकता है, ये अभी जो सेशन चल रहा है उसके तुरंत बाद लग सकता है। तो 15 तारीख से हमारा सर्वे स्टार्ट होगा। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, जिन जिन साथियों को लड़ना है वो कृपया अपना अपना फॉर्म भर दें। साथियों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साल में एक बार पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए और बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये पार्टी तो आप ही लोगों के सहारे चलती है। हमारा कार्यकर्ता जब 2 पैसे देता है तब पार्टी आगे बढ़ती है, सारे खर्चे उसके माध्यम से होते हैं। तो पूरे साल में एक बार बहन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इसको आर्थिक सहयोग दिन के रूप में इसको मनाते हैं, और सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारियों को अपने अपने हिस्से का उसमें देना पड़ता है। इसको आप धम्मदान भी बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। अब बहन जी ने पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र को सबसे बड़ा टारगेट दिया। महाराष्ट्र को पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा टारगेट दिया, और 22 स्टेट के लोगों में से 22 स्टेट के 250 लोग थे। उन 250 लोगों में आपके स्टेट प्रेसिडेंट को खड़ा करके पूछा कि भाई डोंगरे जी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उन्होंने आपके महाराष्ट्र प्रदेश को वो रुकवा दिया। 250 लोगों के बीच में एक्नॉलेजमेंट हुआ। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराष्ट्र की। तो साथियों, ऐसे समय में आप लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए मैंने कई साथियों से रिक्वेस्ट भी किया कि भाई अपना अपना जो दायित्व है उसको निभाए। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि 15 या 16 तारीख को 14 या 15 को मीटिंग है, और मैं 12 या 13 को मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। तो जिन जिन साथियों ने कमिटमेंट किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना अपना जो सहयोग है वो आज या कल में मुझे यहाँ पर दे दें। साथियों, अभी जो इलेक्शन हुआ नगर परिषद का, नगर पंचायत का, मुझे लगता है कि हमारा संगठन का ये लैकुना रहा कि हम 100% नहीं लड़ा पाए। यदि हमारा संगठन होता तो जितना हारना वो अलग बात है, लेकिन हम सीटें 100% लड़ा रहे। अभी हमारे पास समय है। नागपुर के अंदर इसके पहले कितने लड़े थे? 100 के आसपास लड़े थे कुछ। लेकिन साथियों, इस बार हम लोगों को, मैंने कई सीनियर साथियों को भी कहा है कि भाई आप ही कैंडिडेट देखो, अच्छे कैंडिडेट नहीं मिले तो कार्यकर्ताओं को लड़ाओ, कार्यकर्ता लड़ना चाहिए।
151 सीटें हैं नागपुर के अंदर और हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है। और यदि हर जगह पे जितना ही होता तो माननीय कांशीराम साहब 545 सीटें लोकसभा के लिए लड़ाते। माननीय कांशीराम साहब 545 सीटें लड़ाते थे, इसलिए कि बाबा साहब का, फुले शाहू का हाथी गांव-गांव तक, जन जन तक जाना चाहिए। उसमें से कितना जितना कितना हारना वो अलग चीज है, लेकिन बीइंग द नेशनल पार्टी ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हमारा चुनावी चिन्ह हर घर तक पहुंचे। इसलिए मैं यहाँ की तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं, स्टेट के पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे सारे नगर सेवक साथी हैं और हमारे सभी सीनियर साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 151 सीटों के लिए हमें अपने कैंडिडेट उतारने हैं। हो सकता है कि ओबीसी के मोहल्ले में या इधर उधर ब्राह्मण के मोहल्ले में हमें सीट ना मिले, 2, 4, 5 सीटें ना मिले तो चलेगा, तो हम इधर के लोग उधर लड़ाएंगे। एक आदमी 2 जगह पे लड़ सकता है तो उसको लड़ाया जा सकता है, लेकिन हाथी हमारा वहां जरूर जाए। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 100% सीट्स को खड़ा करें और उसमें से लगभग 40 सीटों को कंसंट्रेट करके हम 35 से 40 सीटें चुनकर लाए। 40 सीटों को कंसंट्रेट करके 35 से 40 का आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि महापौर बनाना है तो आपको 30 का आंकड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। 30 के आगे जब तक हम लोग नहीं पहुंचते तब तक हम अपना जो दावा है पेश नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि 30 के ऊपर भी हमारी मेजोरिटी नहीं बनती, लेकिन हो सकता है कि बाकी लोगों को हमारी गरज पड़ जाए और ऐसे समय में जिनको गरज पड़ेगी उनको हम कहेंगे कि भाई पहले हम और बाद में हम। इस नीति के तहत, क्योंकि हमारी नीति यही रही है पहले से, इस नीति के तहत हम नागपुर का महापौर बना सकते हैं सर। इस बार बहुत अच्छी सिचुएशन है, बहुत सारे अच्छे साथी हमारे बीच में आए हैं जिनका लाभ भी हो सकता है और इस चीज को हमें भुनाना चाहिए। इस चीज को हमें भुनाते हुए अभी अभी मैंने 2 जगह पर अपने प्रोग्राम दिए हैं, क्योंकि आप लोगों के ओपन प्रोग्राम नहीं हो रहे। एक पूर्व नागपुर में प्रोग्राम लगा है, एक पश्चिम नागपुर में प्रोग्राम लगा है। तो मैं अपने सभी स्टेट के और जिले के पदाधिकारियों से ये सूचित करता हूं कि भाई उत्तर नागपुर का कार्यक्रम भी बड़ी पैमाने के ऊपर जो हमारे इलेक्शन का आगाज होगा, 100, 200, 500 लोग नहीं आने चाहिए, कम से कम 5,000 लोग रहने चाहिए। ऐसा बड़ा प्रोग्राम जो विजुअलाइजेशन हो, नागपुर वालों के लिए विजुअलाइजेशन हो कि नहीं इन्होंने अपनी कमर कसली है और ये इनका इलेक्शन का आगाज है। ये प्रोग्राम जल्दी से जल्दी इसी महीने में, क्योंकि इलेक्शन के डिक्लेरेशन के पहले लेंगे तो उसका कुछ फायदा होगा, तो ये प्रोग्राम आप लोगों को करना है। मैं धन्यवाद अदा करता हूँ उत्तम शेवड़े जी का कि जिन्होंने इलेक्शन का आगाज दक्षिण नागपुर में पहले कर लिया है और हमारी बड़ी खुशी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि ऐसे अच्छे लोग महानगर पालिका के अंदर चुनकर जाए, पढ़े लिखे सूझबूझ वाले समझदार लोग चुनकर जाने। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ, सभी सीनियर साथियों से, कि अच्छे से अच्छे कैंडिडेट आप लोगों को ढूंढना है। ये बात मत कहना कि भाई जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ उसी को सीट मिले, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, क्योंकि सीट मिलाने का जो प्रोसेस है मैंने बार बार आपको बताया है और इस बार तो मैं लिख के देने वाला हूँ। मैं अभी बी फॉर्म किसी के पास नहीं दूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। इस बार बी फॉर्म मैं खुद लिख के दूंगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं, होती है, इस बार घटित हुई। आपके यहाँ पर किसी को तो भी सेकंड फॉर्म मिल गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है सर, हुआ है ना? नहीं होना चाहिए। जब हमने एक लिमिटेड फॉर्म दिए, वो भी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ किसने दिया है, और जिस किसी ने दिया होगा उसको पद से भी निकालूंगा और पार्टी से भी निकालूंगा। जो कोई इंडिसिप्लिन करेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। पार्टी है तो उसमें चीज तो होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। तो साथियों, इस तरीके से आप लोग ईमानदारी से इस इलेक्शन को पार करेंगे और जो 10 सीटें यहाँ पर अभी चुन के आई हैं, आप लोगों का, हमारा महाराष्ट्र का जो ध्यान है वो नागपुर के ऊपर, पूरे महाराष्ट्र का ध्यान नागपुर के ऊपर है, क्योंकि नागपुर से ही मैसेज जाता है। पॉजिटिव मैसेज भी यहाँ से जाता है और नेगेटिव मैसेज भी ऐसे जाता है।
यदि नागपुर ने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो पूरा महाराष्ट्र अच्छा परफॉर्म कर लेगा। और नागपुर के बाद मुंबई का इलेक्शन है, ध्यान में रखना। मैंने मुंबई वालों को भी बोला है कि भाई इस बार आपको भी खाता ओपन करना है, और वो भी लगे हुए हैं। लेकिन नागपुर में अच्छा रिजल्ट आएगा तो इसका असर मुंबई के ऊपर भी पड़ेगा। और मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी और हमारा हेडक्वार्टर है। इसलिए साथियों, आप लोगों से दरख्वास्त रहेगी कि अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा साइड में रखिए, पार्टी के इंटरेस्ट को आप ज्यादा महत्व देंगे, अपने खुद के इंटरेस्ट को साइड में रखिए। हो सकता है कि हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा पदाधिकारी है, लेकिन उससे कोई अच्छा आ जाए जो जीतने वाला हो, तो ऐसे समय में उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। तब आप हमारी बात को समझेंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। अंत में जो हमारे बीच में हमारे कुछ साथी आए हैं, उनको जिम्मेदारी देना भी बहुत आवश्यक है। तो आज मैं उनको यहाँ पर आप सभी के सामने, वैसे तो मैंने डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नागपुर अमरावती में नहीं थे, लेकिन वहाँ से जो मैसेज गया वो बहुत अच्छा मैसेज गया। अमरावती से जो मैसेज गया वो बहुत बढ़िया मैसेज गया। अमरावती के अंदर 2-3 हजार लोगों के बीच में हमारे साथियों का हमने पार्टी में प्रवेश किया, लेकिन वहाँ उनको जिम्मेदारी नहीं दी थी। तो आज मैं यहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ दे रहा हूँ। सम्माननीय भगवान भोंडे साहब, खड़े हो जाओ। ये गोवारी माना समाज के हैं, आदिवासी समाज के हैं। तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदिवासी समाज को जोड़ने के लिए एवं महाराष्ट्र प्रदेश में वो सचिव के रूप में काम करेंगे, और विदर्भ के अंदर वहाँ वो अपने समाज के साथ साथ संगठन को भी मजबूत करेंगे। भोंडे साहब, सम्माननीय विवेक आडके जी और सम्माननीय प्रफुल्ल मानके जी, ये दोनों साथियों को मैं जोन प्रभारी के रूप में यहाँ पर